नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिराग और जीएलसी आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था आधुनिक भारत, जिस पे हमने देखा कि किस तरीके से वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की गई और जामोरिन द्वारा उनका स्वागत किया गया। कालीकट पर जामोरिन के जो शासक थे उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। कोचीन में पुर्तगालियों ने किस तरीके से कोठी खोली। पुर्तगालियों के प्रमुख वायसराय कौन थे, चाहे वह आपके अलबुबकर हों या अल्मोड़ा हों या नीनोडी कुन्हा हों, और किस तरीके से पुर्तगालियों द्वारा भारत में नई नई चीज़ें लाई गई, गौथिक कला शैली लाई गई, आपके आलू की खेती सिखाई गई, ठीक है ना, तंबाकू की खेती सिखाई गई, छापा खाना खोला गया, ठीक है ना, और जहाज़ निर्माण, आधुनिक जहाज़ निर्माण की पद्धतियाँ भी सीखी गईं। और फिर ऐसे क्या कारण थे कि पुर्तगालियों का एक समय के बाद पतन हो गया। अब हम देखते हैं आज एक दूसरी अन्य व्यापारिक कंपनियां जो कि डच, ठीक है ना, डच मतलब तत्कालीन जो नीदरलैंड और हॉलैंड का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, डच। आपको याद रखना है हॉलैंड और नीदरलैंड। ठीक है ना, जो हॉलैंड है उसको वर्तमान में अब नीदरलैंड बोलने लगे हैं, तो याद रखेंगे आप डच, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से संबंधित थे। ठीक है। भारत आने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल सहकारिता पर आधारित जो डच कंपनी थी, वह पहले तो हमें यह याद रखना है कि दूसरी व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है ना, पहली पुर्तगाली और दूसरी व्यापारिक कंपनी कौन थी, आपकी डच। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि यह कार्टेल अर्थात सहकारिता पर आधारित थी। सहकारिता प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कंपनी में या फिर कौन सी कंपनी थी जो सरकारी नियंत्रण में थी, सहकारिता पर आधारित थी, वह थी आपकी डच, ठीक है ना। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर डच व्यापारिक कंपनी थी उसको क्या कहते थे, वह सहकारिता पर आधारित थी, ठीक है। फिर लगभग 1605 से 1827 तक, लेकिन हम देखते हैं बेदरा के युद्ध के साथ यह लगभग इसकी एक राजनीतिक जो स्थिति है वह समाप्त हो जाती है, लेकिन छोटे मोटे स्तर पर 1825 तक इसका व्यापार होता रहता है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है ना। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत को भारतीय वस्तुओं के निर्यात का केंद्र बनाया। देखिए, जो डच थे उन्होंने मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य किया, वस्त्रों के क्षेत्र में कार्य किया। जो पुर्तगाली थे उन्होंने मुख्यतः आपके मसालों के क्षेत्र में कार्य किया था, इन्होंने मसालों का आयात निर्यात किया था। लेकिन डच जो थे उन्होंने वस्त्र, कपास वस्त्र निर्माण, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि का बारे में, तो जो मुख्य विशेषता यदि पूछी जाए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वस्त्र व्यापार पर मुख्यतः किस कंपनी का ध्यान था या फिर वस्त्र विस्तार जो थी वह किस कंपनी की विशेषता थी, तो आपको याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य विशेषता क्या थी कि वह पहले तो सहकारिता यानी कार्टेल पर आधारित थी और दूसरा उन्होंने मुख्यतः वस्त्रों के निर्यात पर कार्य किया है, ठीक है ना। मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। प्रथम डच अभियान हाउटमैन के नेतृत्व में 1595 ईस्वी में पहुँचा, ठीक है ना। तो प्रथम डच यात्री कौन था जो भारत आया था, तो प्रथम डच यात्री कौन था, हाउटमैन। जिस तरीके से वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री थे, उसी प्रकार से हाउटमैन प्रथम डच यात्री थे जो भारत आए थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, देखिए वो वास्को डी गामा के बारे में पहले पूछ चुके हैं, तो अब हो सकता है डचों के बारे में आपसे पूछ लें। तो आपको याद रखना है कि प्रथम डच अभियान कौन लेकर आया था, हाउटमैन के नेतृत्व में भारत पहुँचा था, ठीक है ना। फिर डचों का प्रमुख केंद्र इंडोनेशिया था। डचों का प्रमुख केंद्र क्या था, इंडोनेशिया था। फिर बाद में हम देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार करते करते डचों का मुख्य जो उद्देश्य था या फिर जो मुख्य क्षेत्र उसका हो गया था वह इंडोनेशिया हो गया था। फिर वह भारत से जब बेदरा के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि उसकी समाप्ति होती है, तो उसके बाद भी वह इंडोनेशिया पर एक तरीके से अपना उपनिवेश चालू रख रहा था। तो उसका मुख्यतः जो इंटरेस्ट था वह इंडोनेशिया में था, साथ ही साथ कुछ स्तर में वह भारत में भी व्यापार कर रहा था। देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यदि कंपनियों की बात की जाए आपसे, देखिए
जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई है 1602 में, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई है? 1600 में। ठीक है, तो आपको यह बात याद रखनी है कि यदि आपसे कंपनियों का क्रम पूछा जाए तो आपको बताना है पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज़ी और फिर डच, और फिर उसके बाद अन्य जो स्वीडिश हैं या फ्रेंच हैं वह आपको बतानी है। लेकिन यदि आपसे यात्री पूछें कि सबसे पहले भारत कौन आए, शक्तियों की पूछें, यूरोपीय शक्ति, तो आपको याद रखना है कि पुर्तगाली के बाद आपके डच आते हैं और फिर आपके अंग्रेज़ आते हैं। तो आपको यह क्रम जरूर याद रखना है, यह अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ आप कंफ्यूज होते हैं। यदि पुर्तगाली व्यापारी या फिर पुर्तगाली यात्रियों के आने का क्रम पूछें तो माफ़ कीजिए, विदेशी यूरोपीय व्यापारी या यूरोपीय यात्रियों के आने का क्रम पूछें तो आपको बताना है पुर्तगाली, फिर डच और फिर अंग्रेज़। लेकिन यदि कंपनी स्थापित करने का क्रम पूछें तो आपको बताना है पुर्तगाली, अंग्रेज़ और फिर डच, ठीक है ना। मतलब यात्री पहले डच आए और कंपनी पहले अंग्रेज़ों ने स्थापित की, ठीक है। तो यह वाला बिंदु आपको याद रखना है, यहाँ पर अक्सर लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो मूलतः हॉलैंड या इंग्लैंड के निवासी हैं। प्रथम डच अभियान हाउटमैन के नेतृत्व में 1595 ईस्वी में पहुंचा और डचों का प्रमुख केंद्र इंडोनेशिया था। अब देखते हैं डचों ने कौन से अभियानों के माध्यम से आरंभिक तौर पर भारत में राजनीतिक अथवा व्यापारिक एज लिया, व्यापारिक प्रोन्नति की, उन्नति की, ठीक है ना। तो 1605 में अम्बायता को पुर्तगालियों से जीता। जो अम्बायता नाम का क्षेत्र था वह उन्होंने पुर्तगालियों से छीना है शुरुआती तौर पर। इसके अलावा 1619 में बटाविया जकार्ता नगर बसाया, ठीक है ना, इन्होंने बटाविया नगर बसाया। फिर 1656 में डचों ने सीलोन को जीता, ठीक है ना, मतलब जो आपका श्रीलंका वाला क्षेत्र था वहाँ जीता। फिर 1671 में मालाबार में स्थित किलों को जीता, जो आपका केरल का मालाबार क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, विभिन्न किलों को जीता है। और 1741 ईस्वी में कोलाचेन युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित किया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तक आते आते 1741 तक आते आते जो डच थी या डच शक्ति थी वह कमज़ोर हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसका जो इंटरेस्ट था अब इंडोनेशिया की तरफ पूर्णतः स्थापित हो चुका था। ऐसा नहीं था कि डच बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे या उनको बहुत ज़्यादा हार का क्या सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है और उनका जो लाभांश था, जब हम देखते हैं कि शुरुआती तौर पर सबसे अधिक यह प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक लाभांश या फिर अपने जो निवेशक थे उनको सर्वाधिक रिटर्न देने वाली कौन सी व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने सर्वाधिक लाभ कमाया, ठीक है ना। लेकिन वह देखते हैं कि बाद में यहाँ पर अंग्रेज़, पुर्तगाली, फ्रांसीसी अन्य लोगों का जब वर्चस्व होता है तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट भारत से ख़त्म होता है और वह केवल संकेत मात्र पर यहाँ पर रहती है और वह इंडोनेशिया की तरफ वह ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है। तो इसी का कारण रहता है कि 1741 ईस्वी में जो कोलाचेन का युद्ध था वह त्रावणकोर के राजा जो थे प्रसिद्ध राजा मार्तंड वर्मा, इन्होंने डचों को पराजित किया था। आपसे प्रश्न में 3 मार्क्स में कोलाचेन का युद्ध पूछ सकते हैं। कोलाचेन का युद्ध 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है सबसे पहले कब हुआ, 1741 में हुआ। फिर किस किसके मध्य हुआ, तो आपको याद रखना है डच वर्सेस आपके त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है ना। और परिणाम क्या हुआ, डचों की हार।
इस तरीके से आप कोलाचेल का युद्ध 3 मार्क्स में बता सकते हैं कि 1741 ईस्वी में लड़ा गया डच तथा मार्तंड वर्मा के मध्य, और इसके परिणाम स्वरूप डचों की हार हुई और मार्तंड वर्मा विजय हुए। तो इस तरीके से आप इनके शुरुआती अभियान बता सकते हैं और फिर आप अंत में कोलाचेल का युद्ध बता सकते हैं। फिर देखिए पैगोडा। पैगोडा क्या था? तो डचों द्वारा पुलिकट स्थित टकसाल से भगवान विष्णु के चित्र वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, जिसे पैगोडा कहते हैं। देखिए पैगोडा मुद्रा थी, ठीक है ना। पैगोडा क्या थी? मुद्रा थी। हम मध्यकालीन इतिहास में भी देखते हैं कि पैगोडा और ऊंट जो मुद्रा थी वह भी थी। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए डचों द्वारा क्या किया गया, जो पुलिकट स्थित टकसाल थी उनकी, वहाँ पर इन्होंने भगवान विष्णु के चित्र वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए, ठीक है ना। भगवान विष्णु के स्वर्ण, एक तरीके से स्वर्ण मुद्रा थी। पैगोडा क्या थी? स्वर्ण मुद्रा थी, जो आधुनिक भारतीय इतिहास में किस कंपनी द्वारा जारी किया गया, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कंपनी या किस यूरोपीय कंपनी द्वारा पैगोडा नामक सिक्के जारी किए गए। तो आपको याद रखना होगा कि डचों द्वारा पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, जो कि पुलिकट की टकसाल में बनाए जाते थे और साथ ही साथ इस पर विष्णु के चित्र का अंकन होता था। क्या था पैगोडा? सबसे पहले एक स्वर्ण सिक्का था। यह किसके द्वारा जारी किए गए? डचों द्वारा जारी किए गए। कहाँ पर? पुलिकट स्थित जो टकसाल थी वहाँ से यह जारी किए या फिर वहाँ पर यह ढाले जाते थे। और साथ ही साथ इसकी विशेषता बताई जाए तो पैगोडा पर भगवान विष्णु के चित्रों का अंकन होता था। पैगोडा पर क्या होता था? भगवान विष्णु के चित्रों का अंकन होता था। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आंग्ल डच संधि के बारे में बताइए। आंग्ल और डच संधि कब हुई थी, ठीक है ना। तो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुई थी। आपको नाम से ही समझ आ रहा हो, आंग्ल मतलब अंग्रेज और डच मतलब डच। तो अंग्रेजों और डचों के मध्य कब हुई? 1814 ईस्वी में हुई। शर्त क्या थी? भारत और इंडोनेशिया क्षेत्रों की आपस में अदला बदली। क्या थी? कि भारत के जो क्षेत्र थे, डच क्षेत्र थे, वह अंग्रेजों को सौंप दिए गए और इंडोनेशिया के जो अंग्रेज क्षेत्र थे वह किसको? डचों को सौंप दिया गया। इस तरीके से अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया और भारत पर, और इंडोनेशिया पर पूर्ण अधिकार किसका हो गया? डचों पर हो गया। मतलब यह यूरोपीय कंपनी की जो आपके अफ्रीकी देश और एशियाई देश थे उनको लूटने की, खसोटने की एक आपसी तकनीक थी कि उन्होंने कहा कि भाई हम भी यूरोपी, तुम भी यूरोपी, अब हम लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि अब से हमारा पूरा भारत हमारा और पूरा इंडोनेशिया डचों का, ठीक है ना। तो आंग्ल डच संधि पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। सन आपको याद रखना है, 1814 ईस्वी में आंग्ल डच संधि की गई, ठीक है ना। और शर्त क्या थी? भारत और इंडोनेशिया क्षेत्रों की आपस में अदला बदली। अब आपको बताना होगा कि याद यह रखना होगा कि भारत के जो क्षेत्र थे वह पूर्णतः किसको दे दिए गए हैं? अंग्रेजों को। और जो इंडोनेशिया के क्षेत्र हैं वह किसको दे दिए गए हैं? डचों को, ठीक है ना। इस तरीके से आप भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्रों की आपस में अदला बदली बता सकते हैं। अब देखिए बेदरा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्री में पूछा गया है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे कि बेदरा का युद्ध क्या था। तो आपको याद रखना है कि डचों और अंग्रेजों के मध्य यह हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था बेदरा का युद्ध? डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था। डचों और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ था और 1759 ईस्वी में यह हुआ था। कब हुआ था? 1759। प्रश्न प्री में पूछ लेते हैं कि बेदरा का युद्ध का काल बताइए, तो आपको याद रखना है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में यह हुआ था। साथ ही साथ किस किस के मध्य हुआ था? तो डच और अंग्रेजों के मध्य। प्रश्न यह भी पूछते हैं कि किस किस के मध्य हुआ है बेदरा का युद्ध प्री के हिसाब से, तो डच और अंग्रेजों के मध्य और 1759 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ हो बेदरा? कहाँ है? आधुनिक बंगाल में स्थित है, मतलब बंगाल का क्षेत्र है। बेदरा कहाँ पर अवस्थित है? आधुनिक बंगाल। परिणाम क्या हुआ? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई।
और विशेष क्या था कि अंतिम रूप से डचों का पतन केवल व्यापारिक कार्य रह गए थे। और फिर हम देखते हैं कि 1814 की जो डच अंग्रेज संधि थी या आंग्ल डच संधि थी, उसके माध्यम से फिर डचों और अंग्रेज़ों के मध्य भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्रों की अदला बदली कर ली जाती है। और फिर इसके बाद डचों का पूर्णतः भारत से व्यापारिक अधिकार भी या फिर व्यापारिक जो कार्य थे वह भी समाप्त हो गए। तो क्या था, सबसे पहले किसके मध्य हुई, डचों और अंग्रेजों के मध्य। कब हुई, 1759 ईस्वी में, आधुनिक बंगाल में बेदरा स्थित है। परिणाम की यदि बात की जाए तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है ना। बेदरा का युद्ध क्या था, अंग्रेजों की जीत, और चाहे आप यह भी कह सकते हैं कि डचों की हार हुई इसमें। डचों की हार हुई। फिर ठीक है ना, डचों की इसमें हार होती है। और विशेष क्या है कि इसी हार के साथ जो डच थे उनका जितना भी राजनीतिक या फिर प्रशासनिक कार्य थे, भूभाग थे या राजनीतिक कार्य थे, वह समाप्त हो गए। मतलब अब उनके द्वारा किसी भी तरीके के क्षेत्र पर कोई भी अधिकार नहीं रहा। जो उन्होंने आरंभिक रूप से जिन क्षेत्रों को जीता, हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरीके से उन्होंने पुर्तगालियों से क्षेत्र जीते, सीलोन को जीता, या फिर जो मालाबार क्षेत्र के किले थे उनको जीता। तो बेदरा के युद्ध के साथ उनका क्या होता है, जो भी राजनीतिक कार्य थे या फिर जो उनकी उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया, और केवल वह कुछ मात्रा में व्यापार कर सकते थे। कुछ मात्रा में केवल एक व्यापार थे कि आप यहाँ से सामान लीजिए और आयात निर्यात कीजिए, ठीक है ना। और फिर 1814 में जो अंग्रेज और डचों की मध्य संधि हुई, उसके माध्यम से डचों का पूर्णतः भारत से फिर व्यापारिक एकाधिकार भी छीन लिया गया, या फिर उनकी आपस में यह एक तरीके से सहयोग भावना थी। तो बेदरा का युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। अब यदि प्रमुख फैक्ट्रियों की बात की जाए कि इन्होंने प्रमुख फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तो सबसे पहले इन्होंने सूरत सूती वस्त्र के लिए, पटना, ठीक है ना, सूरत के बाद पटना, फिर कासिम बाजार जो कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कासिम बाजार कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, कासिम बाजार। रेशम चक्री कारखाना, मतलब यहाँ पर देखिए बंगाल उस समय रेशम के लिए प्रसिद्ध था, रेशमी वस्त्रों के लिए। तो कासिम बाजार में इन्होंने रेशम चक्री कारखाना खोला। फिर चिंसोरा सोना रेशम अफीम के लिए प्रसिद्ध था। गालासोर उड़ीसा, मछलीपट्टनम प्रथम फैक्ट्री, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि डचों की प्रथम फैक्ट्री क्या थी, तो आपको याद रखना है कि डचों की प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। पूछते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि डचों की पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है मछलीपट्टनम। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी, कोच्चि। लेकिन डचों की पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम थी, यह कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो आपको प्रथम फैक्ट्री जरूर याद रखना है। फिर पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री खोली, डचों का व्यापारिक केंद्र हो चुका था। इसके बाद जो पुलिकट था, यहाँ पर उन्होंने 1610 ईस्वी में एक व्यापारिक कोठी खोली, और इसी के बाद से जो पुलिकट था वह जितने भी डचों की व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी उसका प्रमुख केंद्र बन चुका था। तो आपको मुख्यतः मछलीपट्टनम याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और प्रथम फैक्ट्री जो डचों द्वारा खोली गई वह मछलीपट्टनम में खोली गई। इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है कि यदि आपसे पूछें कि डचों की प्रमुख व्यापारिक कोठी या फिर व्यापारिक कोठियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आपको याद रखना है पुलिकट। यह डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था। पुलिकट से ही जो अन्य हमने जितनी भी फैक्ट्रियां सुनी इनके बारे में जो भी निर्णय लिए जाते थे या फिर इनसे संबंधित जो भी काम होते थे वह कहाँ से निर्देशित होते थे, आपके पुलिकट से। फिर इसके अलावा इन्होंने स्वर्ण सिक्के हम देख ही चुके हैं कि इन्होंने किस तरीके से पैगोडा के स्वर्ण सिक्के जिस पर भगवान विष्णु की पुलिकट के जो पुलिकट इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र था, यहाँ की टकसाल से स्वर्ण सिक्के जो कि क्या थे, पैगोडा, यह जारी किए जाते थे, ठीक है ना। फिर गरुड़ का कारखाना और गोल्डरिया किला,
गरुड़ कारखाना और गोल्डरिया किला इनके द्वारा प्रश्न में पूछ सकते हैं। गोल्डरिया किला किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो डचों द्वारा गोल्डरिया किला स्थापित किया। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सबसे पहले मछलीपट्टनम, फिर इसके बाद पुलिकट, फिर अन्य की बात की जाए तो सूरत सूती वस्त्र के लिए इनका फेमस था। कासिम बाजार में है रेशम चक्री का कारखाना खोला। चिंसुरा में सोना रेशम अफीम का कार हुआ है। अन्य कोठियों की बात की जाए तो गालाशौर, और इन्होंने स्वयं के स्वर्ण सिक्के भी जारी किए, जिससे यह क्या करते थे, विनिमय करते थे, खरीद करते थे। तो इन्होंने स्वयं के स्वर्ण सिक्के, गरुड़ कारखाना और गोल्डिया किला। ठीक है दोस्तों, और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि बेदरा के युद्ध के साथ इनका समाप्ति हो जाती है और अंग्रेजों द्वारा एक तरीके से फिर इसके बाद पूर्णतः एक प्रमुख आपकी यूरोपीय शक्ति के रूप में भारत पर अधिकार कर लिया जाता है। और फिर बाद में हम सभी को पता है कि किस तरीके से अन्य गतिविधियां होती है। ठीक है, तो अंग्रेज देखते हैं कि यह वह ब्रिटिश या फिर यह वह व्यापारिक कंपनी है, यूरोपीय कंपनी है, जिसने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में उदय हुआ। और फिर हम देखते हैं कि लगभग भारत में इन्होंने 200 से 250 वर्षों तक 1757 से लेके लगभग आपकी 1947 लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अधिकार किया है। और ऐसा अधिकार जिसने पूर्णतः भारत को विजित किया है, भारत के सभी क्षेत्रों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से प्रभावित किया है। और भारत का इतिहास, जो आधुनिक इतिहास है, वह अंग्रेजों के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी या किन परिस्थितियों में अंग्रेजी व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होता है। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचरस नामक कंपनी की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा 1599 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की गई। उसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचरस कंपनी। अंग्रेजों द्वारा 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचरस नामक एक कंपनी की स्थापना की गई। और इसी कंपनी द्वारा क्या किया गया, जो मूल कंपनी थी, इसी द्वारा क्या किया गया, भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया नाम की अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। साझेदारों की संख्या 217। पूछते हैं प्रारंभिक तौर पर कितने साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो 217 साझेदार थे। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी थी, जैसे आप गूगल की बात करें तो गूगल जो है उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, फिर अल्फ़ाबेट के बहुत सारे प्रक्रम हैं जिसमें से गूगल एक है। इसी प्रकार से जो मर्चेंट एडवेंचरस नामक कंपनी थी, इसने दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी व्यापारिक कंपनियां खोली। और फिर हम देखेंगे कि इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, क्योंकि यह भारत में की गई थी और भारत तब अंग्रेजों के ईस्ट में था, तो इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है ना, अंग्रेज डचों के बाद भारत आए, लेकिन उन्होंने कंपनी पहले खोली 1600 ईस्वी में। डच पहले आए थे, लेकिन उन्होंने कंपनी 1602 ईस्वी में खोली है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि मूल पेरेंट कंपनी कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? मर्चेंट एडवेंचरस। ठीक है ना, मर्चेंट एडवेंचरस। फिर इसके बाद देखेंगे, देखिए मर्चेंट एडवेंचरस किस तरीके से, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो व्यापारी हैं और कहीं ना कहीं एडवेंचरस है। तो भाई क्या करते थे? नए नए क्षेत्रों की खोज करते थे, एडवेंचर करते थे, एक तरीके से रिस्क लेते थे, एंटरप्रेन्योरशिप थी। ठीक है ना, उद्यमिता थी। हो सकता है वहाँ पर उनका धंधा चले भी, हो सकता है ना भी चले। विभिन्न क्षेत्रों पर कई जगह उनका धंधा नहीं चला, उनको घाटा हुआ, कई जगह से उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि मर्चेंट एडवेंचरस नाम की कंपनी थी। ठीक है ना, और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से अनुषंगी इकाई के रूप में की गई। फिर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा इस कंपनी को एक चार्टर द्वारा भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा दी गई। मतलब चार्टर द्वारा व्यापार करने का इन्हें एकाधिकार दिया गया, प्रारंभिक तौर पर कितना? 15 वर्षों तक। ठीक है ना, क्या क्या, जो इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। याद रखना, प्रथम ना कि द्वितीय। यदि किसी ने आज से लगभग 5 या 6 साल पहले की बात है, उस समय का केबीसी का प्रश्न था, यह 1 करोड़ रुपए का प्रश्न था कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई
उस समय अंग्रेज या फिर ब्रिटेन पर कौन शासन कर रहा था। उसके ऑप्शन थे एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया द्वितीय। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि यह एलिजाबेथ प्रथम थी। इसके बाद एलिजाबेथ द्वितीय भी आएंगे, लेकिन आपको याद रखना एलिजाबेथ प्रथम। तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इस कंपनी को क्या चार्टर यानी एक तरीके से आदेश द्वारा, एक चार्टर मतलब लिखित आदेश जो कि सरकारी आदेश होता था, उसके द्वारा क्या किया गया, भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करना, मतलब शुरुआती तौर पर उसे 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। मतलब अन्य कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी जब तक यह कंपनी है। कब तक? लगभग 15 वर्ष शुरुआती तौर पर। ठीक है ना। मतलब एकाधिकार इसके माध्यम से दिया गया कि भारत के साथ जितना भी व्यापार होगा वह किसके माध्यम से होगा? वह ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही होगा, जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम मर्चेंट एडवेंचरस कंपनी है। ठीक है। और याद क्या रखना है, संख्या कितनी थी इसके सदस्यों की? 217, और महारानी एलिजाबेथ का यहाँ पर शासनकाल था। अब देखते हैं कुछ अंग्रेजी यात्री जिन्होंने शुरुआती तौर पर अंग्रेजों के लिए सहूलियतें प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है ना। अंग्रेजी यात्री आते थे, वह मुग़ल दरबार में आते थे, मुग़लों के लिए नए नए तोहफे लेकर आते थे, उनके साथ अच्छे से संवाद करते थे और कुछ वह रियायतें मांगते थे कि आप हमें शुरुआती तौर पर आपके यहाँ व्यापार करने का अधिकार दें, साथ ही साथ हमें भूमि कोठी बनाने के लिए या फिर जो फैक्ट्री होती है वह खोलने के लिए हमें आप भूमि प्रदान करें। तो ऐसे ही कुछ अंग्रेज यात्रियों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सभी ने नाम सुना होगा। तो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस के समय या फिर कैप्टन हॉकिंस किसके दूत थे, या फिर किस राजा ने कैप्टन हॉकिंस को मुग़ल दरबार में भेजा। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के यह दूत थे। किसके? जेम्स प्रथम। ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत थे, जो कब भारत आए? 1608 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है? 1607 से 1627। ठीक है ना। या फिर 1605-6-5-7 मतलब 5 तक लगभग आपके कौन रहे? अकबर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1605 से 1627 तक आपके कौन रहे हैं? जहांगीर रहे हैं। तो ब्रिटिश राजा याद यहाँ पर रखने हुए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत थे। किसके दूत थे? जेम्स प्रथम। और किस सन में आए? तो 1608 ईस्वी में आए। सीधी सन पूछ लेते हैं कि किस वर्ष कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन हुआ, या फिर किस वर्ष कैप्टन हॉकिंस मुग़ल दरबार में पधारे। तो आपको नाम याद रखना है। फिर किसके दरबार में पधारे? जहांगीर। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि जिस वर्ष कैप्टन हॉकिंस मुग़ल दरबार में पधारे तब किस राजा का शासन चल रहा था? तो तब जहांगीर का शासन चल रहा था। ठीक है ना। किसका शासन चल रहा था? जहांगीर। वैसे कहा जाता है कि वह मुख्यतः किससे मिलने आए थे? अकबर से मिलने आए थे। ठीक है ना। किससे मिलने आए थे? अकबर से मिलने आए थे। लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उनका पुत्र राज सिंहासन पर बैठ चुका था। ठीक है ना। वैसे मिलना उनको किससे था? अकबर से। लेकिन फिर देखते हैं 1-2 वर्ष के अंदर ही अकबर की मृत्यु हुई और फिर वह जहांगीर से मिले। फिर हम देखते हैं हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया। अब हॉकिंस थे तो इनके जहाज़ का नाम क्या था? हेक्टर। ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी, प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस जहाज़ से इंग्लैंड गए? जब वह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तब वह किससे गए थे? तो राजपूताना नामक जहाज़ से वह इंग्लैंड गए थे। तो उसी प्रकार से यदि कहीं पूछ लें आपसे तो आपको याद रखना है कि याद भी रख सकते हैं हॉकिंस और हेक्टर। तो यह हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आए थे। फिर फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। अब देखिए उसको पता था कि उस समय क्या था? किसका शासन था? आपके मुग़लों का शासन था। और मुग़लों की शासकीय या फिर राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। और वह इस कूटनीति का
उपयोग करना चाहता था कि यदि मैं मुग़लों से फ़ारसी, अब देखिए जो अंग्रेज़ हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो वह किस तरीके से फिर उनके साथ कांटेक्ट करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान में हम देखते हैं कि यदि कोई विदेशी यात्री आता है और उसको यदि अंग्रेज़ी आती है या फिर कोई स्थानीय भाषा आती है, तो क्या होता है, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को दोनों लैंग्वेज आती हैं, उसको अंग्रेज़ी भी आती है और हिंदी भी आती है, तो वह उसका क्या कर देते थे, ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हॉकिंस के साथ क्या समस्या थी कि उस समय शायद ही कोई अंग्रेजी जानता हो, ठीक है ना, अंग्रेजी शायद ही कोई जानता हो भारत में। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि उनसे संवाद करना पड़ेगा, अपनी मांगें रखनी होंगी। तो वह किस तरीके से रखेंगे, तो पहले उन्होंने फ़ारसी सीखी और उन्होंने इतनी अच्छी फ़ारसी सीखी कि उन्हें फ़ारसी का ज्ञाता कहा जाने लगा। और जब उन्होंने जहांगीर से फ़ारसी में बात की या फिर अपनी मांग रखी, तो जहांगीर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, ठीक है ना, बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। और उनको खान भी, मतलब उन्हें एक तरीके से इंग्लिश खान की उपाधि दी गई, इंग्लिश खान, ठीक है ना, क्या है वह, इंग्लिश खान है, इंग्लिश मूल से हैं और खान क्यों हैं, क्योंकि वह फ़ारसी भाषा बोल रहे हैं, तो उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। और कहीं ना कहीं फिर जहांगीर वहीं फ्लैट हो गया और एकदम खुश हो गया कि देखो हमारे इस्लाम धर्म की जो भाषा है, फ़ारसी भाषा है, वह अंग्रेज़ों को भी आती है, वह हमारे इस्लाम का प्रचार ब्रिटेन में भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब उसका एक जुड़ाव हो चुका था और आधा दिल तो वह उसका वहीं जीत चुका था जब उन्होंने अंग्रेज़ी में या फिर फ़ारसी में बात की। तो फिर उसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ रियायतें आपके जहांगीर द्वारा उनको दे दी गई। देखिए यह कूटनीति होती है, जैसे आप मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं जब चाहे वह विदेशी यात्रा करते हैं या फिर वह देश के विभिन्न इलाकों में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोग उनकी भाषा नहीं समझते या फिर जो लोग उनको अच्छे से जानते नहीं, वह भी क्या करते हैं, मोदी के एकदम फ़ैन हो जाते हैं। क्यों फ़ैन हो जाते हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो वह जो संबोधन देते हैं, जब वह कोई भी सभा करते हैं तो वह संबोधन की जो 4-5 लाइनें होती हैं, जैसे कहीं का भी जो नमस्ते होता है, कैसे हैं आप लोग, या फिर जो स्थानीय संबोधन होता है, वह सीख के जाते हैं उनको। इस तरीके से वह जब रसिया जाते हैं तो रसियन में संबोधित करते हैं, जापानी जाते हैं तो जापानी में संबोधित करते हैं, और भारत के अन्य हिस्सों में जाते हैं, बंगाल जाते हैं तो बंगाली में, पंजाब जाते हैं तो पंजाबी में, असम जाते हैं तो असमिया में, ठीक है ना, उड़ीसा जाते हैं तो उड़िया में। इस तरीके से वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ की भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और करते हैं कि वह वेशभूषा का भी प्रयोग उस क्षेत्र की ही करते हैं, जैसे जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ की जो स्थानीय वेशभूषा होगी उसका प्रयोग। उसके माध्यम से क्या होगा कि कई बार देखिए संप्रेषण के दो माध्यम होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है अमौखिक। तो यह अमौखिक यानी सांकेतिक संबोधन होता है जो आपकी वेशभूषा, शारीरिक हाव भाव के माध्यम से आप तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो आपके कैप्टन हॉकिंस थे, उन्होंने अपनी मांग स्वीकारवाने के लिए क्या किया है कि फ़ारसी भाषा को सीखा और उनसे फ़ारसी में बात की, और वहाँ पर उनका काम बन भी जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है, फ़ारसी भाषा के विशेषज्ञ थे और इसके आने का उद्देश्य क्या था, पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मांगना, क्योंकि पश्चिमी तट से ही इंग्लैंड जाया जा सकता था, ठीक है ना, इन पश्चिमी तट से ही वह क्या कर सकते थे, जो ब्रिटेन या फिर यूरोपीय कंपनियां यहीं से आती थी या फिर यहीं से व्यापार होता था, तो उन्होंने आज्ञा लेना था, ठीक है ना। और फिर इन्होंने कहाँ मुलाकात की, प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई, तो यह फिर अजमेर में हुई। यह जो आपके जहांगीर थे उनके पीछे पीछे यह कहाँ तक चला गया, अजमेर में। तब तत्कालीन समय में है अजमेर में रह रहे थे, तो फिर अजमेर में इनकी मुलाकात होती है और पश्चिमी तट के अंतर्गत सूरत में फैक्ट्री खोलने की, लेकिन यह फैक्ट्री थॉमस एडवर्ड के अधीन खोली गई, ठीक है ना। पहले क्या था कि इनके अंतर्गत फिर इनको शुरुआती तौर पर यह आज्ञा मिली और सूरत में फैक्ट्री खोलनी थी, लेकिन फिर बाद में यह 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्ड के अधीन खोली गई, ठीक है ना। फिर देखते हैं हम सर टॉमस रो। इसके बाद आते हैं द्वितीय महत्वपूर्ण अंग्रेजी यात्री, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछा जाता है, वैसे ही आपके सर टॉमस रो के बारे में पूछा जा सकता है। तो यह भी ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत थे, ठीक है ना। उस समय इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन पर किसका अधिकार था, आपके जेम्स प्रथम। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आए। जो हॉकिंस थे वह 1608
8 ईस्वी में आए, लेकिन आपके सर टॉमस रोज 1615 लगभग 7-8 वर्षों के बाद भारत आए। क्यों आए? मुगल साम्राज्य के अधीन सभी क्षेत्रों में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति और जिसमें वह सफल भी रहे। सर टॉमस रो आए फिर, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है कि जो मुगल साम्राज्य के अधीन थे उन्होंने प्रारंभिक तौर पर, जो हॉकिंस थे उन्होंने प्रारंभिक तौर पर कोठियाँ खोलने की अनुमति मांगी थी कि उन्हें सूरत में कोट ली जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके अधीन जो भी क्षेत्र हैं और हम आपको जो क्षेत्र इंगित करते हैं वहाँ पर आप हमें कोठियाँ खोलने की अनुमति प्रदान करें। तो मुगल साम्राज्य के अधीन सभी क्षेत्रों में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति इन्होंने मांगी और यह सफल भी रहे, ठीक है ना। यह क्या हुए? सफल भी रहे। फिर एक शब्द है मिडेन हॉल, ठीक है ना। मिडेन हॉल आपसे पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हो, प्री में तो यहाँ से प्रश्न बन ही सकता है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक, जिस तरीके से प्रथम डच नागरिक कौन था? हाउटमैन। जिस तरीके से प्रथम पुर्तगाली नागरिक कौन था? वास्को डी गामा। उसी तरीके से प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? मिडेन हॉल, ठीक है ना। मिडेन हॉल यदि आपसे आता है तो आप बता देंगे ब्रिटिश नागरिक था और यह भारत आने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है ना। मतलब पहला व्यक्ति जो ब्रिटिश था। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले यदि क्रम जमाने को आता है कि ब्रिटिश यात्रियों को उनके काल अनुसार जमाइए, तो आपको याद रखना है कि पहले आपके कौन है? पहले आपके कौन है? मिल्डन हॉल, ठीक है ना। फिर आपके हॉकिंस और फिर आपके सर टॉमस रो। थॉमस रो या टॉमस रो, जो भी आपको लिखना हो, सर टॉमस रो, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पहले हॉकिंस लगाए, सर टॉमस रो लगा दें और फिर आप कहें बाद में मिडेन हॉल। पहले मिडेन हॉल आए हैं, फिर हॉकिंस आए हैं और फिर सर टॉमस रो आए हैं, ठीक है ना। तो आपको यह क्रम जरूर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम सर टॉमस रो के बारे में बता देंगे और मिडेन हॉल के बारे में बता देंगे। फिर 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। 1661 ईस्वी में क्या हुआ है कि एक पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन और इंग्लैंड के राजकुमार थे सम्राट चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। यदि आप लोगों ने इंग्लैंड की क्रांति पढ़ी होगी, पहले सिलेबस में थी, तब आपने ये घटना पढ़ी होगी। तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह किससे हुआ? पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, ठीक है ना। तो इस विवाह में क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे उनके अधीन बम्बई था। क्या था? उनके अधीन बम्बई क्षेत्र था। तो उन्होंने वह क्षेत्र दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। जो चार्ल्स सेकंड थे उनको दहेज के रूप में दिया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। फिर इन्होंने क्या किया, आप देखिए कितना सस्ता। पूरी मुंबई की कीमत 10 पाउंड वार्षिक, मतलब 1 साल का मुंबई का किराया कितना है? अभी लगभग पाउंड कितने रुपए का चल रहा है? 89 रुपए के करीब चल रहा है। मान के चलिए 90 रुपए, ठीक है ना। एक मोटा मोटा आप दिया अंदाजा लगाएंगे तो 900 या 1000 रुपये। वर्तमान के 1000 रुपये में पूरा मुंबई आपका 1 साल के लिए। समझ रहे हैं आप कितना सस्ता था मुंबई? आज के ज़माने में 1000 रुपये में मुंबई में 1 सेंटीमीटर जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पूरा का पूरा मुंबई जो टापू था वह चार्ल्स द्वितीय द्वारा, जो उनको दहेज के रूप में पुर्तगाल, उस समय बम्बई पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल पर। तो पुर्तगाल के जो राजा थे उनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? राजकुमारी कैथरीन के साथ। राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ, जो पुर्तगाली राजा थे। पुर्तगाली राजा की पुत्री थी राजकुमारी कैथरीन। इनका विवाह हुआ है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से और उनके पास बम्बई था। तो इन्होंने दहेज में, अभी अपन लोग क्या देते हैं? गाड़ी देते हैं, सोना देते हैं, पैसा देते हैं। इन्होंने बम्बई दे दिया दान में कि आप बम्बई ले लो। और कितने, फिर जब इनके पास बम्बई किसको मिल गया? चार्ल्स द्वितीय को। तो इन्होंने कहा हम बम्बई का क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा चलो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना अपनी वहाँ पर, तो उसको 10 पाउंड रुपये में, एक सांकेतिक तौर पर 10 पाउंड रुपये के किराए पर 1 साल के लिए बम्बई दे दिया गया। तो 1000 रुपये में इस तरीके से मुंबई की नीलामी होती है, तत्कालीन 1000 रुपये में। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर याद रखनी चीज़ क्या है कि
जो दहेज के रूप में या फिर बम्बई गिफ्ट किया गया था, उस समय कौन कौन था? तो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह हुआ था और उसमें इनको मुंबई मिला था। ठीक है ना, तो यह बात आपको याद रखनी है। फिर एक आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, दस्तक। ठीक है ना, दस्तक क्या था? तो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के लिए एक आदेश जारी किया गया, जिसे दस्तक कहा जाता है। ठीक है ना, दस्तक किसके द्वारा दिया गया? मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा। औरंगजेब के बाद के जो परवर्ती मुगल सम्राट थे उनमें से एक था फर्रुखसियर। इसको क्या कहा जाता है? घृणित कायर। क्या कहा जाता है इनकी संज्ञा? घृणित कायर। ठीक है ना, तो 1717 ईस्वी में क्या हुआ कि मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर थे उनको ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के लिए एक आदेश जारी किया। इसको क्या कहते हैं? दस्तक, सिग्नेचर। एक तरीके से आदेश जारी करना, सिग्नेचर। उन्होंने एक पत्र था उस पर सिग्नेचर कर दिए कि अब से जो मुगल सम्राट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह मुक्त व्यापार करेगी। मतलब उन्हें किसी भी तरीके की अब लाइसेंस, व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वह कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुगल दरबार को देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब पूर्णतः रूप से वह अब स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ वह स्वयं की मुद्रा छाप सकते हैं, स्वयं के सिक्के जारी कर सकते हैं। पूर्णतः मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, और फिर इसमें हम देखते हैं इसके तहत कंपनी को सालाना 3000 रुपये देकर बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। देखिए, हम देखेंगे कि उस समय जो अधिकांश व्यापार होता था वह बंगाल से होता था। बंगाल एक समय भारत की सोने की खान थी। मतलब सबसे अधिक सोना और सबसे समृद्ध कोई क्षेत्र था तो वह था बंगाल था। ठीक है ना, तो हम देखते हैं अलीवर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ण नगर या फिर स्वर्ण क्षेत्र कहा जाता था। इतना ज़्यादा समृद्ध था कि संपूर्ण भारत का जितना पैसा था उससे अधिक पैसा तो केवल बंगाल के पास था। तो ठीक है ना, क्या हुआ है कि सालाना कितने? मात्र 3000 रुपये देकर उनको मुक्त व्यापार का बंगाल में अधिकार दे दिया गया और कंपनी का इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसमें सहयोग किसका रहा? हैमिल्टन। किसका सहयोग रहा? हैमिल्टन का। अब देखिए इसके पीछे की कहानी है और यह एक सामान्य चीज़ नहीं थी। क्या है? यह एक कोई सामान्य चीज़ नहीं थी। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के सबसे ज़्यादा निर्णायक यदि बिंदु की बात की जाए तो कई इतिहासकार इस मैग्ना कार्टा को सबसे अधिक निर्णायक बिंदु मानते हैं। क्यों मानते हैं? पहली बात तो पहले ये देखिए कि यह कैसे मिल गया कि मात्र 3000 रुपये में संपूर्ण बंगाल जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र था उसमें मुक्त व्यापार करने का अधिकार कैसे मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हैमिल्टन नामक जो व्यक्ति थे यह वैद्य भी थे। तो इस समय हम देखते हैं 1717 ईस्वी में जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर थे यह बहुत अधिक बीमार हो गए और जो देसी वैद्य थे या फिर देसी चिकित्सक थे उनके द्वारा हाथ उठा लिए गए कि अब यह नहीं बचेंगे, इनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हैमिल्टन जो कि एक विदेशी यात्री था, कंपनी का नौकर था और साथ ही साथ चिकित्सक भी था, उसके द्वारा क्या किया गया? फर्रुखसियर का इलाज किया गया और दुर्भाग्य से फर्रुखसियर बच गए। ठीक है ना, दुर्भाग्य से क्या हुआ? फर्रुखसियर बच गए और फिर फर्रुखसियर क्या? खुश हुए, जाओ तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फर्रुखसियर से इन्होंने क्या मांगा है? बंगाल में मुक्त व्यापार का एक दस्तक या फिर एक तरीके से अधिकार पत्र मांगा है और मात्र 3000 रुपये में क्या होता है? उनको संपूर्ण बंगाल का एक 3000 रुपये तो मात्र सांकेतिक थे, सिर्फ संकेत के रूप में उनको संपूर्ण बंगाल में खुशी के तौर पर कि उन्होंने फर्रुखसियर की जान बचा ली, अंग्रेजी कंपनी को संपूर्ण बंगाल में फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया। और इसी के साथ ही बंगाल की लूट खटोर की जो नीति थी वह चालू हुई और यहीं से जो धन अर्जित किया गया उसी के माध्यम से फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक सेना का गठन किया, हथियार खरीदे, भारतीय लोगों से सहायता प्राप्त की, संपूर्ण भारत पर अधिकार करने का प्लान बनाया। और फिर हम देखते हैं
कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तब उस समय अंग्रेज़ों द्वारा इनको हरा दिया जाता है, मीर कासिम को या फिर जो आपके उस समय सिराजुद्दौला थे उनको हरा दिया जाता है, सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है और बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है, एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो फर्रुखसियर द्वारा सुनहरा फरमान, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, सुनहरा फरमान भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, मैग्ना कार्टा भी आ सकता है, सुनहरा फरमान भी आ सकता है। तो किसने जारी किया, आपके फर्रुखसियर द्वारा, और किस सन में, 1717 में। और इस हैमिल्टन का भी नाम याद रखना है कि किसका सहयोग रहा, हैमिल्टन का। तो बताते हैं कि यदि यह सुनहरा फरमान इनके द्वारा नहीं दिया जाता तो ना ही अंग्रेज़ों के पास इतना पैसा आता कि वह भारत पर अधिकार करने के लिए सेना बना सकें, धन अर्जित कर सकें, और शायद आगे जाके वह प्लासी का युद्ध भी नहीं जीतते। और उसके बाद क्या होता है, शायद भारत अंग्रेज़ों के इस एक जो काल था या फिर उनके शासन से, जो विदेशी शासन था, उससे बच सकता था। तो यह जो दस्तक है या सुनहरा फरमान एक छोटी घटना ना होकर आने वाले, जिस तरीके से हम देखते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान की हार ने आने वाले 700 वर्षों 600 वर्षों तक के लिए भारत का इतिहास निश्चित कर दिया था, उसी तरीके से जो सुनहरा फरमान था या मैग्ना कार्टा था, उसने आने वाले 200 वर्षों के लिए भारत के इतिहास का निर्धारण कर दिया गया था। तो आपसे मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, ठीक है ना, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगले सेशन में हम जो अंग्रेज कंपनी है उनके जो युद्ध हुए भारतीयों के साथ, उन्होंने किस तरीके से युद्ध किया, किस तरीके से उन्होंने राज्य विस्तार किया, या फिर अन्य जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।